चेहरे पर मुस्कान होती है तो दुनिया भी हमारे साथ होती है। आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारायण फिर से आपके साथ उपस्थित है एक नई कहानी लेकर। और सबसे पहले आज मैं शुरू करने से पहले आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और एक ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और युवा दिवस पे हम एक नई चीज की शुरुआत करेंगे, नई कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। और वो कंसेप्ट ये रहेगा कि हम सप्ताह में एक दिन एक ऐसे युवा के बारे में बात करेंगे जिसने हाल ही में या कुछ साल पहले एक नया स्टार्टअप शुरू किया हो, और उस स्टार्टअप को उसने कैसे शुरू किया, क्या किया, किस तरह से उसने उसमें कामयाबी हासिल की, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी कहानी के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो कहानी है, आज की कहानी ऐसे ही एक स्टार्टअप की है और उस व्यक्ति का नाम है विकास जायसवाल। हाँ जी, विकास जायसवाल की मैं बात कर रहा हूँ। और वो कहानी इनकी शुरू होती है 1991 में। 1991 में आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि उस समय तक वीडियो गेम पार्लर का बहुत ही बड़ा चलन था। उससे पहले तक और 1991 में स्थानीय सरकारों ने, हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन के तहत वीडियो गेम पार्लर को बंद करना शुरू कर दिया गया। और जो वीडियो गेम पार्लर थे, जो वीडियो गेम खिलाया करते थे, वो सब धीरे धीरे बंद होने लगे। लेकिन उस समय के जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, वो वीडियो गेम के बहुत अधिक आदी हो चुके थे। और ऐसा ही एक व्यक्ति, एक लड़का, विकास जायसवाल, जो वीडियो गेम के लिए ही जीता था और वो वीडियो गेम बहुत अधिक खेलता था। और उस समय वीडियो गेम पार्लर बंद हुए तो उसका एक सपना बन गया कि मैं अपना वीडियो गेम का मशीन खरीदूंगा। लेकिन उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विकास जायसवाल के साथ, विकास जायसवाल की कहानी जो शुरू होती है वो पटना के एक नॉर्मल परिवार से होती है। जो कि जब 2 साल की उसकी आयु थी तो उसके पिताजी का देहांत हो गया। और उसके बाद से उनके परिवार का जो खर्चा चलता था वो चलता था उसके पिताजी के आने वाली पेंशन का। जो भी पेंशन की रकम आती थी वो दोनों भाइयों के पढ़ाई पर और घर के खर्चों पर सारी खत्म हो जाती थी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि उसके लिए वीडियो गेम की मशीन खरीदी जाए। और मैं वापस आता हूँ 1991 में। 17 वर्ष के इस लड़के ने वीडियो गेम के लिए सोचना शुरू कर दिया। वीडियो गेम के साथ जीना और मरना ऐसी स्थिति थी, दिमाग में हर समय वीडियो गेम के बारे में सोचता रहता था। और उसकी पढ़ाई ऐसे ही चलती रही और कुछ समय के बाद उसको ये लगा। और एक और बात वो अपने इंटरव्यू में कई बार मेंशन करते हैं कि मैं जब पढ़ाई किया करता था, मेरे से कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। लेकिन मुझे मालूम था कि मैंने बड़े होकर बहुत अमीर बनना है। और उसी के लिए मैं अपनी पढ़ाई और अपनी दिनचर्या को मेंटेन करता था। और मुझे धीरे धीरे ये लगने लगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर मैं कर लूंगा तो मैं अमीर बन सकता हूँ। और उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को अपना विषय चुना। 1999 में बुलंदशहर में उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी। उससे पहले जब इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जब वो तैयारी कर रहा था, तो अपने कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए वो कुछ ड्राइंग, कुछ ग्रीटिंग कार्ड, कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स एक नॉर्मल एक स्थानीय स्टेशनरी की दुकान पर दिया करता था बनाकर। और साथ में उसने ग्राफिक डिजाइन का, 3D एनिमेशन का कोर्स भी कर लिया था। 1999 में जब बुलंदशहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने शुरू करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी ठीक ठाक चल रही थी। और वो कंप्यूटर में इतने एक्सपर्ट थे कि आसपास के हॉस्टल के रूम्स में अगर किसी को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई परेशानी होती थी तो कंप्यूटर की परेशानी हल करने के लिए विकास जायसवाल हमेशा तैयार रहा करते थे। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान किसी तरह से उसने अपने भाई और माताजी को मना लिया कि मुझे भी एक कंप्यूटर चाहिए, और उसको वो कंप्यूटर मिला।
कंप्यूटर मिलने के बाद जिस समय सभी विद्यार्थी हॉस्टल में कंप्यूटर का प्रयोग गेम खेलने, फिल्में देखने और गाने सुनने में प्रयोग करते थे, उसी दौरान वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा काम करता रहता था जो उसको फ्यूचर दिखता था। और उस समय पे एक ट्रेंड था कि जो मैगजीन्स आती थी, उस मैगजीन्स के साथ कोई ना कोई सीडी आया करती थी, सॉफ्टवेयर मेकिंग सीडी आया करती थी। और ये मुझे भी याद है, मैंने स्वयं उस समय कुछ ऐसी सीडीज ली थी जो मैगजीन्स के साथ फ्री आई थी। और उन सीडीज से एक बार उसको एक सीडी मिली जिसमें एक सॉफ्टवेयर ऐसा था कि आप अपनी एक गेम बना सकते हैं। और उसने उस समय एक गेम डेवलप करी, एगी बॉय। और वो एगी बॉय उस समय बुलंदशहर में बहुत मशहूर हुई। उस हॉस्टल के सभी लड़के लड़कियां भी उस गेम को बड़े शौक से खेलते थे। और एक मैगजीन ने उस गेम को गेम ऑफ द मंथ के लिए भी अवार्ड दिया। और ऐसे उसकी कहानी गेम से शुरू हुई और कंप्यूटर इंजीनियरिंग समाप्त करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू देने शुरू करे और एक कंपनी में उनका सिलेक्शन हो गया। उस कंपनी में उन्होंने 4 साल तक काम किया और बहुत एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्होंने उनके साथ काफी 4 साल तक जो काम किया, उस कंपनी का नाम था GOQII यानी इंडिया गेम्स, जिस कंपनी को बाद में डिज्नी ने परचेज कर लिया था। वो कंपनी थी विशाल गोडले की, जो कि मुंबई में थी। इस तरह से मुंबई में उनका कैरियर स्टार्ट हो गया और उन्होंने 4 साल तक उस कंपनी में काम करने के बाद उनके मन में हमेशा से ही एक कीड़ा था। और वो कीड़ा क्या था? एंटरप्रेन्योर बनने का। और ये यात्रा 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ और 6 लोगों के स्टाफ के साथ उन्होंने 2010 में अपनी कंपनी शुरू करी और उस कंपनी का नाम रखा गेमेटियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गेमेटियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उन्होंने गेम्स ही बनानी शुरू करी, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए और ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। 2013 में एक दिमाग में आइडिया आया कि लूडो पर एक गेम बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जितने गेम चल रहे हैं वो सब विदेशी हैं। और लूडो एक हिंदुस्तानी गेम जिसको राजा रानी भी खेला करते थे। मध्यम कालीन की अगर बात करें इतिहास में, तो राजा रानी आपस में इस गेम को बहुत अधिक खेला करते थे। और 2013 में इसका ये आइडिया डेवलप हुआ, लेकिन इसको डेवलप करने में 3 साल लग गए। 2016 में लूडो किंग के नाम से इस गेम को लॉन्च कर दिया गया। और देखिए किस्मत कैसे साथ देती है। 2016 में मार्च में 24 मार्च को इस गेम को लॉन्च किया गया और कुछ समय के बाद हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया। तब तक लूडो किंग मशहूर हो चुकी थी, लोग लूडो किंग बहुत खेलते थे और $3 लाख का रेवेन्यू लूडो किंग से डेवलप हुआ। जी, ये लूडो किंग की थी। और कुछ समय के बाद जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में जहां लोगों का बहुत नुकसान हुआ, हेल्थ और वेल्थ वाइज लोगों ने बहुत दुख झेले, उस समय रामायण आती थी। रात को रामायण के बाद, रामायण खत्म होने के बाद लोगों के पास लूडो किंग खेलने का इतना बड़ा संख्या में लोगों ने लूडो किंग खेली कि इनके सर्वर क्रैश होने शुरू हो गए। और उस समय इन्होंने 8 सर्वर से बढ़ाकर 50 सर्वर कर दिए। और आज की डेट में लूडो किंग ने जितने बड़े विदेशी गेम हैं, पबजी या और भी जितने आपने गेम्स सुने हैं, उन सबको पीछे छोड़ दिया। लूडो किंग आपने भी जरूर कभी ना कभी खेली होगी। और उस लूडो किंग को स्थापना करने वाले थे, उस गेमेटिन को स्थापना करने वाले थे विकास जायसवाल। विकास जायसवाल ये खुद कहते हैं कि हम 6 लोगों के साथ हमने शुरू किया था और इन 6 लोगों में मेरी वाइफ सोनी जायसवाल भी है, जो कि आज कैरम किंग के डिपार्टमेंट को हेड करती है।
तो इस तरह से एक गेम के खेलने वाला बच्चा और जिसको गेम खरीदने के लिए जिसके पास पैसे नहीं थे, आज उसकी कंपनी गेमेटेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चल रही है, जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2019 की टर्नओवर थी $6 मिलियन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़कर हो गई है $13.6 मिलियन। तो एक आइडिया जो होता है वो ऐसा काम कर जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और आइडिया जिंदगी बदल देता है। एक आइडिया कहते भी हैं, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए बड़े बिजनेस की, बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती, एक बड़े आइडिया की जरूरत होती है। आइडिया जीवन बदल देता है, आइडिया बिजनेस के शीर्ष पर पहुंचा देता है। और ऐसी एक कहानी आपके लिए मैं लाया था विकास जायसवाल की, जिन्होंने लूडो किंग की स्थापना करी, और लूडो किंग पर आज विज्ञापन के थ्रू और डाउनलोडिंग के थ्रू, जो कि iOS और प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया, और किस तरह से एक पटना के साधारण परिवार के बच्चे ने इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर दिया। और एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा क्यों किया? क्योंकि उसने, उसके दिमाग में ये चीज बचपन से ही घर कर गई थी कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, और एक ऐसी चीज लेके आनी है जो हिंदुस्तान में सब लोग पसंद करने वाले हैं। क्या किसी ने उस समय ये उम्मीद करी थी कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद इतना बड़ा काम करेगा? ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप हिंदुस्तान में चल रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने आइडिया के अनुसार एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। कि नेटवर्क बनाना बहुत आवश्यक है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो मैं समझता हूं आज की कहानी से बहुत सारी अच्छी चीजें मिली होगी। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो आपको इंस्पायर कर दे। बस ऐसी एक कहानी रोज मैं आपके साथ लेके आता हूं। तो तब कल सुबह हम फिर से इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। कहानी वो जो मैसेज दे जाएगी। और आपको मेरी कहानी, आज की ये नई कहानी, नई सीरीज जो मैंने शुरू करी है, हम कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें, एक स्टार्टअप के बारे में बात करें, और नई कहानी, नए लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें। आपको ये कहानी, ये शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की गई शुरुआत कैसी लगी और कहानी कैसी लगी, ये सब आप मेरे YouTube चैनल पर जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दूसरों को भी सुनाएं। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह इसी समय हम फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।